हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक जो है, इस क्वेश्चन बैंक 2023-24 के लिए जो दिया गया है इसको हम लोग पढ़ रहे थे और ज़्यादातर संभावना है कि आप लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएगी, तो इसी के कारण इसको आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में इतिहास को बता रहा था और इतिहास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, इस वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो 17 तक क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है इसको पढ़ लिया था और जो हम लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा जो कि आप लोगों को क्वेश्चन और जो आंसर दिया गया है उसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जालवेराइन क्या है। तो जालवेराइन प्रसा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था। तो जालवेराइन क्या था? तो प्रसा की पहल पर जो 1834 को एक व्यापारियों का शुल्क संघ स्थापित किया गया था, वही है जालवेराइन, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए और जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य मतलब उस टाइम जो जर्मन एकीकृत किया गया था या फिर बोल सकते हैं जर्मनी के साथ जिन जिन देशों को मिलाया गया था वो सभी देश इसमें शामिल थे। कहा जा रहा है कि जालवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। और जालवेराइन का लक्ष्य क्या था? तो जालवेराइन का लक्ष्य था कि जर्मन के जितने भी लोग हैं उन सभी को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांट देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त किया, बहुत सारे शुल्क अवरोधों को समाप्त किया था। शुल्क अवरोध क्या होता है? जिसमें टैक्स जो लिया जाता था, तो इसमें टैक्स का जो प्रक्रिया था तो इसमें बहुत सारे अवरोध थे, उन सभी अवरोधों को जो है समाप्त किया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मैज़िनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। पहले क्वेश्चन तो है कि मैज़िनी कौन था, जिसको मैत्सिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैत्सिनी कौन थे या मैज़िनी कौन थे? तो इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 में जेनेवा में हुआ था, ठीक है। तो मैज़िनी कौन था? तो इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था और उनका जन्म 22 जून 1807 को जेनेवा में हुआ था। वो कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठन की स्थापना की थी। यदि हम लोग बात करें मैज़िनी का या मैत्सिनी का, तो वो कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य था, परंतु 1831 में उन्होंने दो अपना भूमिगत संगठन का स्थापना किया था, जिसका नाम था यंग इटली और दूसरा का नाम था यंग यूरोप, ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मैटरनिक युग क्या था। तो मैटरनिक युग क्या था? तो इसमें बताया जा रहा है आंसर में कि मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। मैटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और एक घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। वो जो था अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार के पक्ष में था ही नहीं, कि वो नहीं चाहता था कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार से सुधार हो, लेकिन उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है। वो चाहते थे कि शासन करो, चाहे राजशाही शासन हो या लोकतांत्रिक शासन हो, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है कि 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप में यदि बात करें तो 1815 से 1848 तक का जो समय है उसको पूरे यूरोप में मैटरनिक का युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। अब क्या क्या बाधाएं थी? तो 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। यदि बात करें जर्मनी एकीकरण से पहले तो जर्मनी 19वीं सदी में लगभग 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी और इसको एकीकृत करना जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी। सभी छोटे छोटे सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे
और जितने भी छोटे छोटे सम्राट थे वो सभी अपना स्वार्थ के कारण अपना गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि जर्मनी जो है जब एकीकृत होगा तो वो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत होगा या फिर प्रसा के अंतर्गत होगा, इसके बारे में पता नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ये किसके पक्ष में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था, यह आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सन 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। ठीक है, यदि बात करें 1815 को, तो ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया ये सभी जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था। और किस युद्ध में, तो वाटरलू के युद्ध में हराया था। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, और यही देश और इसके साथ और भी बहुत सारे देश थे। ठीक है, तो ये सभी देश जो है वियना नामक स्थान पर मिले सम्मेलन करने के लिए, और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ठीक है, और इसकी मेजबानी किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। मतलब रूपक जो है इससे आप क्या समझते हैं, तो जब किसी अमूर्त विचार, ठीक है, अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि। अच्छा, आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि सर अमूर्त का मतलब क्या हो। अमूर्त का मतलब होता है कि वो चीज़ या तो फिर वो तथ्य, वो बातें जिसको हम लोग किसी प्रकार का आकार नहीं दे सकते, उसको अमूर्त कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी अमूर्त विचार, जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है, इंगित करना मतलब दर्शाना, तो इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निर्जातीय से आप क्या समझते हैं। तो एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है वही निर्जातीय कहलाता है। ठीक है, सिंपल शब्द में यदि बात करें तो कोई भी समुदाय जो है जिस चीज को, जिस संस्कृति को या जिस जनजाति को अपनी पहचान मानती है वही निर्जातीय कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 में फ्रांस के सम्राट घोषित कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो फ्रांस का एक महान सम्राट था या सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की, मतलब अनेक बार जीता था। साथ ही साथ कह रहा है कि 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। नेपोलियन को 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। ठीक है, आचार संहिता जिसको नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, या 1804 की नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यदि हम लोग बात करें लॉन्ग क्वेश्चन पर, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न को भी बता दूंगा। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे शेयर करते रहोगे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी कंटेंट आप लोगों को देता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे और आप लोगों का एग्जाम में आप लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।